अब तक आपने देख लिया है कि कैसे वेक्टराइजेशन आपके कोड को एक सीरियस स्पीड अप दे सकता है। हमने एक्सप्लोर किया है कि कैसे मॉडर्न SIMD सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा एक्सटेंशंस एक CPU को एक सिंगल क्लॉक साइकिल में मल्टीपल डेटा पॉइंट्स पर ऑपरेट करने की परमिशन देते हैं। स्टैंडर्ड स्केलर कोड से 128 बिट SSI, 256 बिट AVX2 और 512 बिट AVX 512 पर मूव करना ऐसा लगता है जैसे बाइसिकल से स्पोर्ट्स कार में अपग्रेड कर रहे हों। नेचुरली इससे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल उठता है कि 512 बिट्स पर ही क्यों रुकें। अगर 16 सिंगल प्रिसिजन फ्लोट्स को एक AVX 512 रजिस्टर में पैक करने से हमारा मैट्रिक्स मैथ इतनी तेजी से काम करता है, तो CPU इंजीनियर्स ने हमें AVX2 2048 या AVX 8192 क्यों नहीं दिया। इमेजिन कीजिए कि आप सिर्फ एक सिंगल C++ इंट्रिंसिक इंस्ट्रक्शन से 256 या 1024 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को प्रोसेस कर रहे हैं। यह सुनने में अल्टीमेट परफॉर्मेंस ड्रीम जैसा लगता है। फिर भी जब आप मॉडर्न होस्ट प्रोसेसर आर्किटेक्चर्स को देखते हैं तो CPU वेक्टर विड्थ्स एक हार्ड सीलिंग से टकरा चुकी हैं। ज्यादा से ज्यादा एक मॉडर्न CPU कोर पर इंस्ट्रक्शन पैरेलल में 8 से 64 एलिमेंट्स को प्रोसेस करता है। फॉर इंस्टेंस 8 डबल प्रिसिजन 64 बिट फ्लोट्स, 16 सिंगल प्रिसिजन 32 बिट फ्लोट्स, 32 16 बिट हाफ प्रिसिजन फ्लोट्स या 64 8 बिट इंटीजर्स। यह 8 से 64 एलिमेंट की बाउंड्री इतनी रिजिड क्यों है? हम सिंपली होस्ट CPU रजिस्टर्स को इंडेफिनेटली वाइड क्यों नहीं कर सकते? इसका आंसर यह नहीं है कि CPU आर्किटेक्ट्स के पास इमेजिनेशन की कमी है। यह फंडामेंटल फिजिकल, इलेक्ट्रिकल और स्ट्रक्चरल माइक्रो आर्किटेक्चरल ट्रेड ऑफ्स में छिपा है। इस सेक्शन में हम अपनी सिस्टम्स आर्किटेक्ट हैट्स पहनेंगे और उन हार्डवेयर वॉल्स को एग्जामिन करेंगे जो CPU वेक्टराइजेशन को लिमिट करती हैं, और डिस्कवर करेंगे कि क्यों इन लिमिट्स ने डेडिकेटेड GPU एक्सीलरेटर्स के लिए रास्ता तैयार किया। सेक्शन ब्रेक द लो लेटेंसी मॉन्स्टर एनाटॉमी ऑफ ए CPU कोर। यह समझने के लिए कि CPU वेक्टर हार्डवेयर इंडेफिनेटली स्केल क्यों नहीं हो सकता, हमें सबसे पहले इस बात को रिविजिट करना होगा कि एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को सबसे बेहतर करने के लिए क्या डिजाइन किया गया है। एक होस्ट CPU कोर इंजीनियरिंग का एक एब्सोल्यूट मार्वल है, लेकिन इसका प्राइमरी डिजाइन गोल सिंगल थ्रेडेड एग्जीक्यूशन लेटेंसी को मिनिमाइज करना है। जब आप आर्बिट्रेरी C++ कोड लिखते हैं जो नेस्टेड इफ एल्स ब्रांचेस, पॉइंटर चेसिंग, वर्चुअल फंक्शन कॉल्स और अनप्रेडिक्टेबल मेमोरी एक्सेसेस से भरा होता है, तो CPU का काम उसमें सीक्वेंशियल कोड को जितना हो सके उतनी तेजी से रन करना होता है। अल्ट्रा लो लेटेंसी अचीव करने के लिए एक मॉडर्न CPU कोर अपने फिजिकल सिलिकॉन रियल एस्टेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा रॉ अरिथमेटिक हार्डवेयर के बजाय डायनेमिक कंट्रोल लॉजिक पर खर्च करता है। कंसीडर कीजिए कि एक सिंगल हाई परफॉर्मेंस CPU कोर के अंदर क्या होता है। डीप आउट ऑर्डर ओ एग्जीक्यूशन इंजिन्स। CPU लगातार एक मैसिव रीऑर्डर बफर ROB में आने वाले हंड्रेड्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस को स्कैन करता रहता है। यह ऑन द फ्लाई इंस्ट्रक्शंस को रीऑर्डर करता है और स्लो मेमोरी फेचेस के खत्म होने का वेट करते हुए इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस को समय से पहले ही एग्जीक्यूट कर देता है। अग्रेसिव स्पेक्युलेटिव एग्जीक्यूशन और ब्रांच प्रेडिक्शन। मॉडर्न ब्रांच प्रेडिक्टर्स जैसे TAGE प्रेडिक्टर्स ये गेस करने के लिए मैसिव हिस्ट्री टेबल्स का यूज करते हैं कि आपका इफ स्टेटमेंट कौन सा पाथ लेगा, और ये ब्रांच कंडीशन के एक्चुअली इवैल्यूएट होने से बहुत पहले ही हो जाता है। अगर यह सही गेस करता है तो एग्जीक्यूशन बिना किसी डिले के आगे बढ़ता है, और अगर यह गलत गेस करता है तो CPU स्पेक्युलेटिव वर्क को डिस्कार्ड कर देता है और स्टेट को रोल बैक कर देता है। रजिस्टर रीनेमिंग और एलियास लॉजिक। हार्डवेयर फॉल्स डेटा डिपेंडेंसीज, राइट आफ्टर रीड और राइट आफ्टर राइट हैजार्ड्स को एलिमिनेट करने के लिए कॉम्प्लेक्स एलोकेशन टेबल्स का यूज करके आर्किटेक्चरल रजिस्टर्स के एक छोटे सेट को बहुत बड़े फिजिकल रजिस्टर फाइल से मैप करता है। मल्टी लेवल कैश हायरार्कीज। सिलिकॉन डाई के बड़े हिस्से हाई स्पीड L1, L2 और LL3 कैशेज के लिए डेडिकेटेड होते हैं। साथ ही कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर प्रीफीचर्स भी होते हैं जिन्हें एग्जीक्यूशन यूनिट्स को मिनिमल लेटेंसी के साथ फीड रखने के लिए डिजाइन किया गया है। यह डायग्राम एक टिपिकल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट डाई के लेआउट को इलस्ट्रेट करता है, जो दिखाता है कि सिलिकॉन एरिया वेरियस कंपोनेंट्स के बीच कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। यह हाईलाइट करता है कि मेजॉरिटी स्पेस कंट्रोल लॉजिक, कैशिंग और इंस्ट्रक्शन शेड्यूलिंग के लिए डेडिकेटेड है, जैसे कि ब्रांच प्रेडिक्शन, इंस्ट्रक्शन फेचिंग
आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन और मेमोरी हायरार्कीज। जबकि एक्चुअल अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट्स और वेक्टर हार्डवेयर कोर सिलिकॉन का 15% से भी कम हिस्सा ऑक्यूपाई करते हैं। जब आप एक सीपीयू डाई को माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो आपको जल्दी ही रियलाइज होता है कि एक्चुअल कंप्यूट हार्डवेयर यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट्स ALUs और फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट्स FPUs कोर के सिलिकॉन एरिया का 10 to 15% से भी कम हिस्सा घेरते हैं। बाकी का चिप एक मैसिव एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसे ये गारंटी देने के लिए बनाया गया है कि एग्जीक्यूशन का एक सिंगल थ्रेड कभी भी स्टॉल न हो अगर सीपीयू इसे रोक सकता है तो। जब आप इस तरह से बने कोर पर SIMD वेक्टर यूनिट्स को वाइडन करने की कोशिश करते हैं तो आप सीधे आर्किटेक्चरल फ्रिक्शन में फंस जाते हैं। एक लेटेंसी ऑप्टिमाइज्ड सीपीयू कोर पर 2048 बिट वेक्टर यूनिट को जोड़ना एक फार्मूला 1 कार में मालगाड़ी का कंटेनर जोड़ने जैसा है। कोर की कंट्रोल लॉजिक इस तरह का पेलोड खींचने के लिए नहीं बनी थी और इसके ट्रेड ऑफ्स जल्दी ही डिजास्ट्रस हो जाते हैं। सेक्शन ब्रेक हार्डवेयर बैरियर नंबर 1 द सिलिकॉन डाई रियल एस्टेट एंड पावर वॉल। चलिए सिलिकॉन चिप्स बनाने की फिजिकल रियलिटी से शुरुआत करते हैं। एरिया और पावर। सिलिकॉन डाई में जोड़ा गया हर ट्रांजिस्टर फिजिकल स्पेस यानी डाई एरिया कंज्यूम करता है और इलेक्ट्रिकल पावर लेता है। प्रोसेसर्स एक स्ट्रिक्ट थर्मल डिजाइन पावर यानी TDP एनवेलप के अंदर काम करते हैं, आमतौर पर डेस्कटॉप और सर्वर चिप्स के लिए 65 वाट्स से 250 वाट्स तक। अगर कोई चिप अपने TDP से ज्यादा हो जाती है तो वह ओवरहीट हो जाती है, थर्मल थ्रॉटल करती है या उसे परमानेंट हार्डवेयर डैमेज हो जाता है। पहले चैप्टर 17.6 में हमने वेक्टर रजिस्टर लिमिट्स को एक्सप्लोर किया था और नोट किया था कि रजिस्टर विड्थ्स को बढ़ाना सिर्फ कुछ बिट्स जोड़ने का मामला नहीं है। एक 512 बिट रजिस्टर फाइल 256 रजिस्टर फाइल से सिर्फ दोगुनी बड़ी नहीं होती, बल्कि राउटिंग और पोर्टिंग डिमांड्स के कारण इसकी फिजिकल कॉम्प्लेक्सिटी काफी तेजी से बढ़ती है। मल्टीपोर्टेड रजिस्टर फाइल एक्सप्लोजन। CPU एग्जीक्यूशन पाइपलाइंस को रजिस्टर्स तक हाई स्पीड एक्सेस की जरूरत होती है। एक स्टैंडर्ड वेक्टर ALU को हर इंस्ट्रक्शन के लिए 2 या 3 सोर्स ऑपरेंड्स और एक डेस्टिनेशन ऑपरेंड की जरूरत हो सकती है। एग्जीक्यूशन पोर्ट्स पर एक साथ कई इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए सेंट्रल वेक्टर रजिस्टर फाइल यानी VRF को हैवीली मल्टीपोर्टेड होना चाहिए। जैसे जैसे रजिस्टर विड्थ 512 बिट्स से 1024 या 2048 बिट्स तक बढ़ती है, किसी भी रजिस्टर एंट्री से किसी भी एग्जीक्यूशन पोर्ट तक डेटा राउट करने के लिए जरूरी फिजिकल वायरिंग इंटरकनेक्ट नेटवर्क की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इंटरनल वायर की लंबाई बढ़ती है जिससे पैरासिटिक कैपेसिटेंस बढ़ता है। लंबे वायर्स का मतलब है कि सिग्नल प्रोपेगेशन में ज्यादा समय लगता है, जिससे चिप डिजाइनर्स को या तो CPU की क्लॉक फ्रीक्वेंसी को धीमा करना पड़ता है या एडिशनल पाइपलाइन लेटेंसी स्टेजेस जोड़ने पड़ते हैं। दी AVX डाउनक्लॉकिंग सागा। हम रियल वर्ल्ड हार्डवेयर में CPU वेक्टर पावर कंजम्पशन की प्रैक्टिकल लिमिट्स पहले ही देख चुके हैं। जब इंटेल ने सर्वर और हाई एंड डेस्कटॉप आर्किटेक्चर्स जैसे कि स्काईलेक X और कास्केड लेक पर 512 बिट AVX 512 इंस्ट्रक्शंस इंट्रोड्यूस किए तो डेवलपर्स ने एक सरप्राइजिंग फिनोमेना नोटिस किया कि हैवी AVX 512 वर्कलोड्स रन करने की वजह से CPU को अपनी ऑपरेशनल क्लॉक फ्रीक्वेंसी को ओवरऑल कम करना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ? मल्टीपल फ्यूज्ड मल्टीप्लाई एक्यूमुलेट FMAA यूनिट्स पर 512 बिट वाइड फ्लोटिंग पॉइंट वेक्टर मैथ एग्जीक्यूट करने से डाई के एक बहुत ही कंसंट्रेटेड एरिया में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल करंट ड्रॉ होता है। करंट में इस सडन स्पाइक की वजह से लोकल वोल्टेज ड्रॉप्स होते हैं, जिसे L टाइम्स DI/dt वोल्टेज ड्रूपिंग कहा जाता है और लोकलाइज्ड थर्मल हॉटस्पॉट्स बनते हैं। चिप को स्टेबल रखने और इसके TDP बजट के अंदर रखने के लिए CPU की इंटरनल पावर मैनेजमेंट यूनिट को कोर फ्रीक्वेंसी को डाउन क्लॉक करना पड़ा, कभी कभी 20% से 30% तक। यह डायग्राम दिखाता है कि कैसे थर्मल और पावर कंस्ट्रेंट्स की वजह से स्टैंडर्ड ऑपरेशंस से इंटेंसिव वेक्टर इंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग पर ट्रांजिशन करते समय एक प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड 4.2 गीगाहर्ट्ज से घटकर अप्रोक्सीमेटली 3.2 गीगाहर्ट्ज हो जाती है। अगर वेक्टर रजिस्टर्स को 512 बिट्स तक वाइड करने से पावर डेंसिटी चैलेंजेस क्रिएट हुए, जिसने फ्रीक्वेंसी थ्रॉटलिंग को फोर्स किया, तो CPU SIMD रजिस्टर्स को 1024 या 2048 बिट्स तक वाइड करना डिजास्ट्रस होगा।
प्रोसेसर इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करने के बजाय पावर स्पाइक्स और लोकलाइज्ड थर्मल डिसिपेशन को मैनेज करने में ज़्यादा एनर्जी स्पेंड करेगा, जिससे वाइडर वेक्टर्स के परफॉर्मेंस गेन्स नलिफाई हो जाएंगे। सेक्शन ब्रेक। हार्डवेयर बैरियर नंबर 2, एग्जीक्यूशन पोर्ट कंटेंशन और पाइपलाइन सैचुरेशन। भले ही हमारे पास अनलिमिटेड पावर और सिलिकॉन एरिया हो, सीपीयू के एग्जीक्यूशन इंजन के अंदर माइक्रो आर्किटेक्चरल बॉटलनेक्स फिर भी वेक्टर एफिशिएंसी को लिमिट करेंगे। चैप्टर 17.4 में हमने एग्जीक्यूशन पोर्ट स्टॉल्स को स्टडी किया था और देखा था कि कैसे सीपीयू फ्रंट एंड इंस्ट्रक्शंस को इंटरनल माइक्रो ऑपरेशंस माइक्रो ऑप्स में डिकोड करता है और उन्हें एग्जीक्यूशन पोर्ट्स पर डिस्पैच करता है। एक मॉडर्न सीपीयू कोर में टिपिकली लगभग 4 से 6 एग्जीक्यूशन पोर्ट्स होते हैं जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस को हैंडल करने में कैपेबल होते हैं। हालांकि डाई स्पेस बचाने के लिए हर पोर्ट एक फुल विड्थ वेक्टर यूनिट से कनेक्टेड नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक सीपीयू कोर में पोर्ट 0 और पोर्ट 1 पर 256 बिट वेक्टर एफएमए यूनिट्स हो सकती हैं। जब AVX 512 कोड रन हो रहा होता है तो माइक्रो आर्किटेक्चर इन 256 बिट पोर्ट्स को आपस में बंडल करके डबल पंप करता है ताकि एक सिंगल 512 इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया जा सके, या फिर यह केवल कुछ पोर्ट्स के सबसेट पर अवेलेबल डेडिकेटेड 512 बिट पाइपलाइंस पर डिपेंड करता है। यह डायग्राम एक प्रोसेसर, शेड्यूलर और रिजर्वेशन स्टेशन को 4 एग्जीक्यूशन पोर्ट्स पर इंस्ट्रक्शंस रूट करते हुए दिखाता है। पोर्ट 0 और पोर्ट 1 2 सेपरेट 256 बिट वेक्टर फ्यूज्ड मल्टीप्लाई एक्यूमुलेट यूनिट्स से कनेक्ट होते हैं जो कंबाइन होकर एक सिंगल 512 बिट एग्जीक्यूशन यूनिट की तरह काम कर सकते हैं। पोर्ट 5 एक स्केलर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट की तरफ रूट करता है और पोर्ट 6 एक ब्रांच यूनिट की तरफ रूट करता है। यह स्ट्रक्चरल सेटअप सीवियर एग्जीक्यूशन पोर्ट कंटेंशन क्रिएट करता है। पोर्ट ओवरक्राउडिंग। अगर आपके लूप में वेक्टर फ्लोटिंग पॉइंट मैथ, वेक्टर इंटीजर ऑप्स, वेक्टर परम्यूट्स या शफल्स और वेक्टर लोड्स या स्टोर्स का मिक्स है, तो ये ऑपरेशंस तुरंत उन कुछ एग्जीक्यूशन पोर्ट्स के एक्सेस के लिए कंपीट करने लगते हैं जो वाइड वेक्टर पाइपलाइंस से लेस हैं। फ्रंट एंड बॉटलनेक्स। वेक्टर इंस्ट्रक्शंस को वाइड करने से उन्हें ट्रैक करने के लिए जरूरी माइक्रो ऑप स्ट्रक्चर्स का साइज बढ़ जाता है। अगर एक वाइड वेक्टर इंस्ट्रक्शन को इंस्ट्रक्शन डिकोडर द्वारा मल्टीपल छोटे इंटरनल माइक्रो ऑप्स में ब्रेक किया जाना जरूरी हो तो सीपीयू की इंस्ट्रक्शन डिकोड बैंडविड्थ सैचुरेट हो जाती है। एग्जीक्यूशन बबल क्रिएशन। जब एक हैवी वेक्टर इंस्ट्रक्शन मल्टीपल क्लॉक साइकिल्स के लिए एक एग्जीक्यूशन पोर्ट को ऑक्यूपाई करता है तो उसी पोर्ट पर रूट होने वाले सबसीक्वेंट इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस रुक जाते हैं। सीपीयू का आउट ऑफ ऑर्डर इंजन वेटिंग इंस्ट्रक्शंस से भर जाता है जिससे एग्जीक्यूशन बबल्स बनते हैं जो पाइपलाइन को स्टार्व करते हैं। एक होस्ट सीपीयू कोर को 1024 बिट या 2048 बिट सिमर्ड रजिस्टर्स तक स्केल करने की कोशिश इन प्रॉब्लम्स को और बढ़ा देती है। इंस्ट्रक्शन शेड्यूलर, रिजर्वेशन स्टेशंस और एग्जीक्यूशन पोर्ट्स वाइड वेक्टर ऑप्स के लिए स्ट्रक्चरल हैजार्ड्स को मैनेज करने में फिजिकल हार्डवेयर रिसोर्सेज का एक अनसस्टेनेबल अमाउंट खर्च करेंगे, जिससे वह स्केलर इंजन स्टार्व हो जाएगा जिस पर सीपीयू एप्लीकेशंस जनरल रिस्पॉन्सिवनेस के लिए रिलाई करते हैं। सेक्शन ब्रेक। हार्डवेयर बैरियर नंबर 3, द मेमोरी बैंडविड्थ वॉल स्ट्राइक्स बैक। अब चलिए सीपीयू कोर से बाहर कदम रखते हैं और सिस्टम लेवल पर देखते हैं। भले ही सीपीयू आर्किटेक्ट्स बिना पोर्ट कंटेंशन के एक होस्ट सीपीयू कोर के अंदर एक एनर्जी एफिशिएंट 2048 बिट वेक्टर रजिस्टर यूनिट बनाने में कामयाब हो जाएं, फिर भी यह तुरंत एक इम्पॉसिबल वॉल से टकरा जाएगा, यानी सिस्टम मेमोरी बैंडविड्थ। चैप्टर 16.1 में वापस जाएं तो हमने फंडामेंटल मेमोरी बैंडविड्थ बॉटलनेक को इंट्रोड्यूस किया था और चैप्टर 16.7 में हमने स्ट्रीम बेंचमार्क लिमिट्स को एनालाइज किया था। चलिए उन प्रिंसिपल्स को यहाँ कुछ बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशंस के साथ अप्लाई करते हैं, यह इलस्ट्रेट करने के लिए कि होस्ट सीपीयूज पर अल्ट्रा वाइड एसआईएमडी अपनी ही मेमोरी डिमांड्स के तले क्यों कोलैप्स हो जाता है। द अरिथमेटिक इंटेंसिटी मैथ। मान लीजिए हम एक हाइपोथेटिकल होस्ट सीपीयू कोर डिजाइन करते हैं जो 2048 बिट एसआईएमडी वेक्टर इंजन के साथ 3.0 गीगाहर्ट्ज की एक मॉडस्ट क्लॉक फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट कर रहा हो। एक सिंगल 2048 बिट वेक्टर रजिस्टर 634 सिंगल प्रिसिजन 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को होल्ड करता है, जहां 2048 डिवाइडेड बाय 32 इक्वल टू 64 होता है। अगर वेक्टर इंजन एक सिंगल फ्यूज्ड मल्टीप्लाई एड इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है
जो हर एलिमेंट के लिए 2 फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, जैसे a टाइम्स b प्लस c हर क्लॉक साइकिल में, तो वह सिंगल वेक्टर यूनिट प्रोसेस करती है। थ्रूपुट इक्वल टू 64 एलिमेंट्स टाइम्स 2 ऑप्स पर एलिमेंट टाइम्स 3.0 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 9 साइकिल्स पर सेकंड इक्वल टू 384 गीगाफ्लॉप्स। इस सिंगल इंस्ट्रक्शन को हर साइकिल में फीड करने के लिए CPU कोर को 2 सोर्स वेक्टर रजिस्टर्स को रीड करना होगा और 1 डेस्टिनेशन वेक्टर रजिस्टर को राइट करना होगा। इसका मतलब है पर साइकिल 2048 बिट वेक्टर्स ऑफ डेटा। Data required equal to 3 times 2048 bits equal to 6144 bits equal to 768 bytes per cycle। इसे हमारे 3.0 गीगाहर्ट्ज क्लॉक रेट से मल्टीप्लाई कीजिए। Required bandwidth equal to 768 bytes per cycle times 3.00 times 10 to the power of 9 cycles per second is approximately 2.304 terabytes per second। अब एक सिंगल CPU कोर के लिए उस 2.3 टेराबाइट्स पर सेकंड की मेमोरी रिक्वायरमेंट को होस्ट सिस्टम मेमोरी की रियलिटी से कंपेयर कीजिए। यह टेबल अलग अलग सिस्टम मेमोरी कॉन्फ़िगरेशंस के अक्रॉस पीक थ्योरेटिकल बैंडविड्थ को कंपेयर करती है। एक ड्यूल चैनल DDR4 3200 सेटअप अप्रोक्सीमेटली 1.2 गीगाबाइट्स पर सेकंड की पीक थ्योरेटिकल बैंडविड्थ प्रोवाइड करता है। ड्यूल चैनल DDR5 5600 पर अपग्रेड करने से ये बैंडविड्थ बढ़कर अप्रोक्सीमेटली 89.6 गीगाबाइट्स पर सेकंड हो जाती है। फाइनली एक हाई एंड 8 चैनल सर्वर DDR5 कॉन्फ़िगरेशन एक सिग्निफिकेंट बूस्ट डिलीवर करता है, जो अप्रोक्सीमेटली 300 टू 400 गीगाबाइट्स पर सेकंड तक पहुंच जाता है। एक स्टैंडर्ड ड्यूल चैनल DDR5 डेस्कटॉप सिस्टम पूरे प्रोसेसर सॉकेट के लिए लगभग 90 गीगाबाइट्स पर सेकंड की टोटल मेमोरी बैंडविड्थ प्रोवाइड करता है। हमारी हाइपोथेटिकल सिंगल 2048 बिट CPU वेक्टर पाइपलाइन को सिंपल एरे ऑपरेशंस पर पूरी तरह से फीड रहने के लिए 2300 गीगाबाइट्स पर सेकंड से भी ज़्यादा की रिक्वायरमेंट होती है। यह डायग्राम एक सिंगल 2048 बिट CPU कोर की मेमोरी बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट्स को एक डुअल चैनल DDR5 सिस्टम द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली एक्चुअल बैंडविड्थ से कंपेयर करता है। यह एक मेजर हार्डवेयर बॉटलनेक को इलस्ट्रेट करता है, जो ये दिखाता है कि CPU कोर को 2.3 टेराबाइट्स पर सेकंड की बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट है, जबकि DDR5 सिस्टम सिर्फ 0.09 टेराबाइट्स पर सेकंड ही डिलीवर कर सकता है। जब तक कि आपका एप्लीकेशन एक्सक्लूसिवली उस डेटा पर काम न करे जो पूरी तरह से टाइनी L1 डेटा कैशेज के अंदर फिट हो जाता है, या फिर डेंस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जैसा कोई हाई अरिथमेटिक इंटेंसिटी सिनेरियो न हो, तब तक एक होस्ट CPU पर एक अल्ट्रा वाइड वेक्टर यूनिट अपना 95% से 99% टाइम पूरी तरह से आइडल बैठे हुए स्पेंड करेगी, होस्ट सिस्टम बस के अक्रॉस DRAM कैशे लाइंस के फिल होने का वेट करते हुए। जैसा कि हमने स्ट्रीम बेंचमार्क एनालिसिस में देखा था, होस्ट DRAM मेमोरी बसेस स्टैंडर्ड 64 बाइट कैशे लाइंस के अक्रॉस लो लेटेंसी रैंडम एक्सेस के लिए ट्यून्ड होती हैं, न कि वास्ट वेक्टर एरेज की सस्टेन्ड हाई थ्रूपुट स्ट्रीमिंग के लिए। सेक्शन ब्रेक सीलिंग को समराइज करते हुए कि CPU एट 264 एलिमेंट्स पर ही पीक क्यों करते हैं। जब हम इन सभी फिजिकल और आर्किटेक्चरल फोर्सेज जैसे डाई एरिया एलोकेशन, थर्मल और पावर लिमिट्स, मल्टीपोर्ट रजिस्टर स्केलिंग, एग्जीक्यूशन पोर्ट कंटेंशन और सिस्टम मेमोरी बस बॉटलनेक्स को कंबाइन करते हैं, तो आर्किटेक्चरल रियलिटी बिल्कुल साफ हो जाती है। होस्ट CPU एक केयरफुली बैलेंस्ड कॉम्प्रोमाइज को रिप्रेजेंट करते हैं। उन्हें अनप्रेडिक्टेबल लो लेटेंसी सिंगल थ्रेडेड कोड के लिए बहुत ही फास्ट एग्जीक्यूशन देना होता है, और साथ ही ऑडियो या वीडियो डिकोडिंग, क्रिप्टोग्राफी, सिग्नल प्रोसेसिंग और लाइटवेट एरे मैथ जैसे कॉमन पैरेलल टास्क को एक्सेलरेट करने के लिए बस जरूरी वेक्टर कैपेबिलिटी भी प्रोवाइड करनी होती है। यह स्वीट स्पॉट 128 बिट्स और 512 बिट्स के बीच की रजिस्टर बिट्स पर सेटल होता है। यह टेबल एक 512 बिट SIMD रजिस्टर के लिए पर इंस्ट्रक्शन CPU वेक्टराइजेशन कैपेसिटी को इलस्ट्रेट करती है। यह डिटेल में बताती है कि कैसे पैरेलल एलिमेंट्स का नंबर जिन्हें साइमल्टेनियसली प्रोसेस किया जा सकता है, डेटा टाइप की बिट विड्थ डिक्रीज होने पर बढ़ता है, और यह 64 बिट डबल्स, 32 बिट फ्लोट्स, 16 बिट हाफ्स और 8 बिट इंटीजर्स के लिए कैपेसिटीज को शो करती है। इस 8 to 64 एलिमेंट बाउंड्री पर वेक्टर रजिस्टर फाइल्स बिना क्लॉक लेटेंसी को बढ़ाए रीजनेबल सिलिकॉन एरिया में फिट हो जाती हैं। पीक वेक्टर एग्जीक्यूशन के दौरान पावर स्पाइक्स मैनेजेबल रहते हैं,
जिससे क्लॉक फ्रीक्वेंसी डाउन क्लॉकिंग मिनिमाइज हो जाती है। L1 और L2 कैशे बैंडविड्थ वेक्टर एग्जीक्यूशन यूनिट्स को रिलायबली डेटा फीड करती रह सकती हैं। आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन इंजन और ब्रांच प्रेडिक्टर भी वेक्टर हार्डवेयर के साथ इफेक्टिवली फंक्शन कर सकते हैं। एक लेटेंसी ऑप्टिमाइज्ड सीपीयू कोर को 64 पैरेलल एलिमेंट्स से आगे ले जाने पर बहुत तेजी से डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिलते हैं। आप उस वेक्टर थ्रूपुट के लिए पावर हीट और सिलिकॉन एरिया के रूप में एक बहुत बड़ी हार्डवेयर पेनल्टी पे करने लगते हैं, जिसे सिस्टम मेमोरी सस्टेन ही नहीं कर सकती। सेक्शन ब्रेक। द पैराडाइम शिफ्ट SIMD वर्सेस SIMT ब्रिजिंग टू GPUs। तो हम क्या करते हैं जब हमारी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स में हमें सिर्फ 16 या 64 एलिमेंट्स को नहीं बल्कि मिलियंस ऑफ एलिमेंट्स को पैरेलल में प्रोसेस करने की ज़रूरत होती है। हम आर्किटेक्चरल रोड के एक दोराहे पर पहुंच जाते हैं। अगर हम प्रोसेसर के फंडामेंटल डिज़ाइन गोल्स को तोड़े बिना एक होस्ट CPU कोर के वेक्टर रजिस्टर्स को और ज़्यादा वाइड नहीं कर सकते, तो हमें एग्जीक्यूशन के अपने अप्रोच को पूरी तरह से बदलना होगा। हमें एक लो लेटेंसी CPU कोर को एक मैसिव पैरेलल इंजन की तरह बिहेव कराने की कोशिश बंद करनी होगी और इसके बजाय बिल्कुल शुरुआत से एक नया प्रोसेसर आर्किटेक्चर डिज़ाइन करना होगा जो प्योर थ्रूपुट के लिए ऑप्टिमाइज्ड हो। ये हमें हमारी जर्नी के अल्टीमेट आर्किटेक्चरल ट्रांजिशन पर ले आता है, जो है CPU SIMD सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा से GPU SIMT सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल थ्रेड्स की तरफ मूव करना। चलिए देखते हैं कि ये दोनों फिलॉसफीज पैरेलल डेटा को कैसे अप्रोच करती हैं। पहला है CPU अप्रोच यानी SIMD वेक्टराइजेशन। पर्सपेक्टिव ये है, एक सिंगल बेहद कॉम्प्लेक्स और हैवी CPU थ्रेड एक्सप्लिसिटली एक वाइड रजिस्टर को कंट्रोल करता है, उदाहरण के लिए %MM0। एग्जीक्यूशन में प्रोग्रामर या कंपाइलर मैन्युअली डेटा एलिमेंट्स को वेक्टर स्लॉट्स में पैक करता है और एक सिंगल इंस्ट्रक्शन एक्सप्लिसिटली उस पैक्ड रजिस्टर एरे पर ऑपरेट करती है। कंट्रोल के लिए कॉम्प्लेक्स ब्रांच यूनिट्स, लार्ज आउट ऑफ ऑर्डर बफर्स और मल्टी लेवल कैशेज उस एक थ्रेड को मिनिमल लेटेंसी के साथ चलाते रहते हैं। यह डायग्राम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पर सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा एग्जीक्यूशन के कॉन्सेप्ट को समझाता है और दिखाता है कि कैसे एक सिंगल प्राइमरी एग्जीक्यूशन थ्रेड पैरेलल में मल्टीपल डेटा एलिमेंट्स को प्रोसेस करने के लिए एक वाइड हार्डवेयर रजिस्टर को मैनेज करता है। दूसरा है GPU अप्रोच यानी SIM मैसिवली मल्टी थ्रेडेड एग्जीक्यूशन। पर्सपेक्टिव यह है कि एक हैवी थ्रेड द्वारा वाइड वेक्टर रजिस्टर को ड्राइव करने के बजाय हम हजारों लाइट वेट थ्रेड्स को लॉकस्टेप में बिल्कुल सेम कोड स्केलर स्टाइल में चलाते हैं। एग्जीक्यूशन में हर थ्रेड अपने खुद के यूनिक थ्रेड ID और स्केलर डेटा पर काम करता है। हार्डवेयर ऑटोमेटिकली स्केलर थ्रेड्स को एग्जीक्यूशन वेक्टर्स में ग्रुप कर देता है, जिन्हें NVIDIA टर्मिनोलॉजी में वॉर्प्स या AMD टर्मिनोलॉजी में वेवफ्रंट्स कहा जाता है। कंट्रोल के लिए हम मैसिव आउट ऑफ ऑर्डर इंजनों को छोड़ देते हैं, कॉम्प्लेक्स ब्रांच प्रेडिक्टर्स को हटा देते हैं, जायंट कैशे हायरार्कीज को हटा देते हैं और स्पेक्युलेटिव लॉजिक को कम कर देते हैं। उनकी जगह हम सिलिकॉन डाई को हजारों सिंपल ALU से भर देते हैं। यह डायग्राम दिखाता है कि कैसे एक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट 32 इंडिविजुअल थ्रेड्स को एक सिंगल यूनिट में ग्रुप करता है, जिसे वॉर्प कहते हैं, और उन्हें सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल थ्रेड्स हार्डवेयर का यूज करके 32 एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट्स पर साइमल्टेनियसली लॉकस्टेप में एग्जीक्यूट करता है। आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन इंजनों और लो लेटेंसी सिंगल थ्रेड ऑप्टिमाइजेशन को हटाकर डेडिकेटेड GPU एक्सीलरेटर्स सिलिकॉन डाई का बहुत बड़ा एरिया फ्री कर देते हैं। वे डीप सिंगल थ्रेड परफॉर्मेंस के बदले भारी ALU डेंसिटी हासिल करते हैं, जिससे सिलिकॉन हजारों छोटे कंप्यूट कोर्स से भर जाता है। इसके अलावा मेमोरी वॉल को सॉल्व करने के लिए जो वाइड CPU SIMD को क्रिपल करती है, GPUs ट्रेडिशनल ड्यूल चैनल होस्ट DRAM बसेस को स्पेशलाइज्ड हाई बैंडविड्थ मेमोरी आर्किटेक्चर से रिप्लेस करते हैं, जैसे कि GDDR6 या हाई बैंडविड्थ मेमोरी HBM3, जो अल्ट्रा वाइड 1024 बिट प्लस मेमोरी बसेस ऑफर करते हैं, जो 1.0 से 3.0 प्लस टेराबाइट्स पर सेकंड की सस्टेन बैंडविड्थ डिलीवर करने में कैपेबल हैं। सेक्शन ब्रेक। व्हाट्स नेक्स्ट। हमने होस्ट CPU वेक्टर इंजनों की स्ट्रक्चरल लिमिट्स को एक्सप्लोर किया है। हमने देखा है कि क्यों CPU वेक्टर रजिस्टर्स 864 पैरेलल एलिमेंट्स पर मैक्स आउट हो जाते हैं, जो डाई एरिया कंस्ट्रेंट्स, पावर डेंसिटी लिमिट्स, एग्जीक्यूशन पोर्ट कंटेंशन और सिस्टम मेमोरी बस सैचुरेशन की वजह से होता है। इन हार्डवेयर बैरियर्स को समझना यह साफ करता है
कि जीपी यूजर क्यों एक्सिस्ट करते हैं। वे रिप्लेसमेंट सीपीयूज नहीं हैं, बल्कि स्पेशलाइज्ड थ्रूपुट इंजन्स हैं, जिन्हें ठीक वहीं से काम शुरू करने के लिए डिजाइन किया गया है जहां सीपीयू एसआई एएमडी वेक्टराइजेशन रुक जाता है। अब जब हमने सीपीयू हार्डवेयर बाउंड्रीज से पैरेलल कंप्यूटिंग कॉन्सेप्ट्स के ब्रिज को पार कर लिया है, हम जीपीयू वर्ल्ड में पूरी तरह से कदम रखने के लिए तैयार हैं। सब टॉपिक 18.7 में हम जीपीयू आर्किटेक्चर पैराडाइम शिफ्ट को एक्सप्लोर करेंगे, ये एनालाइज करते हुए कि कैसे एसआईएमटी एग्जीक्यूशन मॉडल्स, वार्प शेड्यूलर्स और मैसिवली पैरेलल थ्रेड एरेज हार्डवेयर लिमिटेशंस को रॉ स्केलेबल कंप्यूट पावर में बदल देते हैं। तैयार हो जाइए, यहीं से आपकी ट्रू जीपीयू कर्नेल एग्जीक्यूशन की जर्नी शुरू होती है।